Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Upskill and I hope so you all are well and you all are watching this Code on Wages 2019. कोड ऑन वेजेस हमने स्टार्ट कर दिए हैं और यस 4 सेशंस आ चुके हैं। आई होप सो आपने देखे होंगे। अगर आप रेडी टू गेट अपडेट पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी मेंबरशिप इसे देखने के लिए, और अगर आप रेडी टू अपस्किल पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेशंस मिल जाएंगे ऐसे ही। आज ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी गई है। आज है ये सेशन 5 चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सेशन आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप चल रही है जिसमें हमने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कंप्लीट कर दिया है, तो प्लीज वहां पे सेशंस देख लें। 6-7 सेशंस है, बहुत ही डिटेल। बेयर एक्ट को मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। चलिए यहाँ पे रिकैप देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने फर्स्ट सेशन में देखा था इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने देखा चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, वहां पे उसके बाद से हमने स्टार्ट करी हैं डेफिनेशंस। सेशन 3 में भी हमने डेफिनेशंस कंटिन्यू करी K2X, और उसके बाद सेशन 4 में हमने देखा क्या प्रिलिमिनरी में डेफिनेशंस YZ, और बचे हुए हमारे कुछ सेक्शन 3 एंड 4। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 5 से, सेक्शन 5 से। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर पहली बार आए हैं, और क्यूट सा बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर दें जिससे कि नेक्स्ट सेशंस आपको मिल सके। और कोई भी सेशंस देखना चाहते हैं, अच्छा कोर्स है, प्लीज देखते रहें। आपके पास पिन कमेंट में बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। पेरोल है, पेरोल के सेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 5 पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए ये सब आपको मिलेंगे। कोड ऑन वेजेस है। अब यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिनिमम वेजेस, और ये लिंक होगा आपको मिनिमम वेजेस एक्ट से। अगर आपने मिनिमम वेजेस एक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे ये चीज़ें समझने में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत ईजिली आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में इसे समझेंगे, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप कंप्लीट एक्ट ज़रूर देख लें। जब सेशंस बने हुए हैं तो आप देख सकते हैं, या फिर अगर आप कोई सेक्शन देखना चाहते हैं तो भी वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। एडवाइजेबल यही है। तो चलिए, नो एम्प्लॉयर शैल पे टू एनी एम्प्लॉय वेजेस लेस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस नोटिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सिंपल सी बात कह रहा है भाई, कोई एम्प्लॉयर ना लेस देन वेजेस नहीं पे करेगा। जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस नोटिफाई हो चुकी हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, उससे कम आप पे नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल ये सेंटेंस कह रहा है कि एम्प्लॉयर मस्ट नॉट पे एन एम्प्लॉय लेस देन द मिनिमम वेज दैट हैज बीन ऑफिशियली डिसाइडेड एंड अनाउंस्ड, मींस नोटिफाइड by the government responsible for that area, like state है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। तो आप कम पे नहीं कर सकते, ये कह रहा है सिंपल सेक्शन 5। सेक्शन 6 देखते हैं, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पेबल टू एम्प्लॉइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9, सेक्शन 9 में है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स फ्लोर वेज, तो उसका ध्यान रखते हुए द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस पेबल टू एम्प्लॉइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8। अब सेक्शन 8 में क्या है, सेक्शन 8 में बताया हुआ है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। तो यहाँ पे जो हम फिक्सेशन कर रहे हैं उसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ध्यान रख रही है किस चीज़ का, कि पावर कितनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो पावर है फिक्स करने की फ्लोर वेज उसका, और जो प्रोसीजर बताया हुआ है सेक्शन 8 में फिक्स और रिवाइज करने का उसका, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम बात कर रहे हैं फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस की, ठीक है। ये कह रहे हैं, ये लाइन ये कह रही है। सब सेक्शन 2 फॉर द पर्पसेस ऑफ सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1 के पर्पस के लिए द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। क्या करेगी, वो फिक्स करेगी फॉर टाइम वर्क और पीस वर्क। पीस वर्क के लिए किया जाएगा और टाइम वर्क के लिए किया जाएगा। क्या मिनिमम रेट ऑफ वेज हम फिक्स करेंगे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब फिक्स करेगी टाइम वर्क और पीस वर्क। अब टाइम वर्क और पीस वर्क क्या होता है, देखिए टाइम वर्क सिंपल, जो टाइम बेसिस पे हम अमाउंट फिक्स करते हैं, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो टाइम बेसिस पे फिक्स किया जाता है, और पीस पे ये कि इतने पीस बनाए हैं, ये पीस बेसिस पे होता है कि एक पीस आप बना रहे हो तो कितना अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही वेजेस वो फिक्स करेगी, टाइम वर्क के बेसिस पे भी और पीस वर्क के बेसिस पे भी। सब सेक्शन 3 वेयर एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क, अगर हम एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय कर रहे हैं पीस वर्क के बेसिस पे,
जो ऊपर सब सेक्शन 1 में बात हुई है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर सिक्योरिंग सच एम्प्लॉइज अ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन अ टाइम वर्क बेसिस। क्या बात हो रही है यहाँ पे, अगर कोई पीस वर्क के बेसिस पे काम कर रहा है तो गवर्नमेंट मस्ट स्टिल ensure they earn at least a minimum wage equivalent to time work। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर even if you are paid per piece, your total pay should not be less than क्या मिनिमम आवरली और डेली वेज। ठीक है, तो ये तो इंश्योर करना जरूरी ही है कि मिनिमम उतना पे जरूर हो। नेक्स्ट, फोर्थ, the minimum rate of wages on time work basis, अब time work basis may be fixed in accordance with any one or more of the following wage periods, namely जब time work basis की बात हो रही है तो कैसे फिक्सेशन होगा, या तो एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड्स की तरह से, या तो आप बाय आर करोगे मतलब ईच आर, बाय डे करोगे ईच डे, या फिर बाय द मंथ मतलब ईच मंथ, विच एवर सूट्स द जॉब। ठीक है, जो जॉब को बेस्ट सूट करेगा वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ, वेयर द रेट ऑफ वेजेस आर फिक्स्ड बाय आवर या बाय डे और बाय मंथ, द मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग द वेजेस शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। क्या बात कर रहे हैं, जहां पे वेजेस हमने फिक्स कर दी हैं बाय आवर या फिर डे और मंथ, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग देम, जो मेथड है कैलकुलेट करने का वो होना चाहिए मस्ट फॉलो रूल्स दैट, जो कि गवर्नमेंट बताएगा, डिसाइड करेगा, नोटिफाई करेगा। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड। सिक्स्थ, for the purpose of fixation of minimum rate of wages under this section, the appropriate government क्या shall primarily take into account the skill of workers required for working under the categories of unskilled, skilled, semi-skilled and highly skilled और geographical area और both। अब क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे फिक्स करने के लिए मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इस सेक्शन में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या चीज कंसिडर करेगी, सबसे पहले वो देखेगी भाई स्किल ऑफ वर्कर्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई स्किल्ड की भी सेम आपने मिनिमम रेट फिक्स कर दी, सेमी स्किल्ड के भी अनस्किल्ड की भी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर क्या डिफरेंस रहा। तो यहाँ पे वो कैटेगरीज देखेगी, अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे भी कर सकते हैं, या फिर बोथ। मतलब हमने ज्योग्राफिकल एरिया पहले देख लिया कि भाई ज्योग्राफिकल एरिया कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से कोई एरिया है जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां के मिनिमम रेट भी ज्यादा होंगे, और जहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है वहां के मिनिमम रेट भी उस अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई टाइप ऑफ वर्कर क्या है, कैटेगरी क्या है, तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, अनस्किल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, मे इन एडिशन टू सच मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, एडिशन में हमें ये भी देखना पड़ेगा कैटेगरी ऑफ वर्कर्स टेक इनटू अकाउंट देयर आर्डसनेस ऑफ वर्क लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नॉर्मली डिफिकल्ट टू बेयर है, हैजार्डस ऑक्यूपेशंस हैं और प्रोसेसेस हैं, अंडरग्राउंड वर्क है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय दैट गवर्नमेंट। ये एक सिंपल सी बात है कि भाई सिर्फ यही नहीं कि आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब ज्योग्राफिकल एरिया वगैरह देख लिया, आपने सिर्फ स्किल्स देख ली, लेकिन थर्ड चीज एक और इंपॉर्टेंट आती है कि भाई हैजार्डस काम कर रहे हो, ऑक्यूपेशन ऐसा है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी डिफिकल्ट टू बेयर है, तो वहां पे भी आपको मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपको उसमें कम करना है, ज्यादा करना है। ठीक है, तो बेसिकली जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनका भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सी द नॉर्म्स ऑफ सच फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो आप प्रिस्क्राइब करोगे वो रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सेवेंथ। अब सेवेंथ क्या कह रहा है भाई, the number of minimum rate of wages referred to in subsection 6 may as far as possible be kept at minimum by the appropriate government। इसमें क्या कह रहे हैं ये, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि भाई फाइनली गवर्नमेंट शुड ट्राई टू कीप जो नंबर ऑफ डिफरेंट मिनिमम वेजेस हैं वो कम से कम हो, मतलब टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस, आप बहुत सारे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अगर वहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जो आप ये मिनिमम रेट ऑफ वेजेस बना रहे हो ये कुछ ऐसा बनाएं कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। मतलब चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है, मतलब क्या है, आपने क्या करा, आपने पहले कैटेगरी डिवाइड कर दी, उस कैटेगरी में आपने क्या करा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, अनस्किल्ड। ठीक है, चलो ये तो चार हो गए। उसके बाद भी आपने क्या कर दिया भाई, चलो इसमें भी हम क्या कर देते हैं, लो है ना, मॉडरेट, हाई,
इसमें भी आपने सब कैटेगरीज डिवाइड कर दी। तो अब मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कितने सारे हो गए, पहले तो वो 4 कैटेगरी, स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाईली स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, फिर उसके बाद आपने उसमें भी सब कैटेगरीज डिवाइड कर दी। तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उस चार्ट को रीड करना कि भाई कितने सारे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्रिएट ना करें, बहुत ज़्यादा नंबर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइप के मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ना हो जाए। ठीक है, मतलब आपने ऐसे कर दिया कि भाई 5,000 इसका, 6,000 इसका, 7,000 इसका, 8,000 और 9,000 इसका, 4 हो गए। फिर उसके बाद भी चलो सब कैटेगरी डिवाइड कर दी। 5,000 में भी हमने 2-3 तरीके की कैटेगरी नीचे बना दी कि भाई चलो इसका 4,500 हो गया, इसका 4,750 हो गया, इसका 4,200 हो गया, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखें कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना करें। ठीक है, नंबर ऑफ को मैंने इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करा है जिससे ये क्लैरिटी मिल जाए। चलिए अब चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 7, कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा है कि ये क्या सेशंस आपके लिए ईजी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और मैं जिस तरह से बेयर एक्ट को समझा रही हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है। डेफिनेटली अगर आपके सेशंस पूरे देखते हैं, आप कभी भी कोई भी अमेंडमेंट आएगी उसे भी प्रॉपर्ली रीड कर पाएंगे, क्योंकि आपको बेयर एक्ट रीड करना आ गया है। और न्यू भी कोई आप एक्ट पढ़ते हैं, कहीं से भी उठा के पढ़ते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एक्ट एक्चुअल में पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस, इसमें क्या बात हो रही है। Any minimum rate of wages fixed or revised by appropriate government under section 8 may consist of, आप सोच रहे बार बार सेक्शन 8 और 9 की बात हो रही है, तो यहाँ पे वही है, सेक्शन 8 हम आगे पढ़ेंगे तो आप इसे रिलेट भी कर लेंगे। प्रोसीजर मेंशन है कि कैसे फिक्स और रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो उसी की बात है। एनी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड और रिवाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 8, हमने कोई भी मिनिमम रेट फिक्स किया है या रिवाइज किया है अंडर सेक्शन 8 में कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट अ बेसिक रेट ऑफ वेजेस and an allowance at a rate to be adjusted at such intervals and in such manner as the appropriate government may direct to accord as nearly as practicable with the variation in the cost of living index number applicable to such workers। क्या मतलब है भाई, ये कुछ कंफ्यूजिंग सा बताया है इन्होंने? कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम तोड़ के रीड करेंगे, और जहाँ पे मैं अंडरलाइन करती हूँ और रेड करती हूँ उसको इसीलिए मैं सेपरेट करती हूँ जिससे कि उसको आप एनालाइज कर पाएँ प्रॉपर कि पूरे सेंटेंस में से हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना है। अब बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड एन अलाउंस, इसमें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे हम मिनिमम वेज में क्या इंक्लूड होगा यहाँ इसकी बात कर रहे हैं। तो अब बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड एन अलाउंस, ये अलाउंस कौन सा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। ठीक है, तो वेज में क्या इंक्लूड होगा, एक तो बेसिक सैलरी, बेसिक वेज प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जो ना चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि कितना एक्सपेंसिव जगह आप रह रहे हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब उस एरिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है। सिंपल सी बात है, आप दिल्ली में रह रहे हो तो एक्सपेंसेस डिफरेंट होंगे, आप साउथ में रह रहे हो एक्सपेंसेस कुछ डिफरेंट होंगे, आप मुंबई में रह रहे हो, बैंगलोर में रह रहे हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, आप नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हो, तो सब जगह के एरिया के एक्सपेंसेस डिफरेंट होंगे। आप अगर गूगल आउट करोगे तो आप देखोगे एक चीज जो एक नॉर्मल आप वेजिटेबल भी देखोगे या फ्रूट्स भी देखोगे उसके प्राइसेस वेरी करेंगे। तो जब हम सारी डे टू डे नीड्स को देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होगी डिफरेंट एरिया की वो डिफरेंट आएगी। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि बेसिक वेज में क्या ऐड करोगे आप, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा ये आ गया। नेक्स्ट बेसिक रेट ऑफ वेजेस विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा, या तो विद या फिर विदाउट, एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशन रेट्स वेयर सो ऑथराइज्ड। यहाँ पे इन्होंने क्या बात करी, इसको डिस्कस करते हैं। बेसिक वेज में हम प्लस कर रहे हैं ऊपर वाली चीज वही जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस या तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, विद और विदाउट, प्लस वैल्यू ऑफ एसेंशियल आइटम्स। इसका क्या मतलब है, देखिए ये है वो चीजें, वो वैल्यू ऑफ थिंग्स जो कि वर्कर को मिल रही हैं डिस्काउंट पे, लाइक फूड ग्रेन्स हो गए, कोई अदर एसेंशियल्स हो गए जो कि हम उसे कंसेशन रेट्स पे दे रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि हम कंसेशन रेट पे उसे इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हमारा एम्प्लॉय है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो कि कंसेशन रेट पे दी जा रही है वो भी उसमें ऐड होगी, वो भी मिनिमम रेट का पार्ट बनेगी, मिनिमम वेजेस का पार्ट बनेगी। ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरीके का बेनिफिट ही हम दे रहे हैं, जो अमाउंट उसे पे नहीं करनी, वो जो डिस्काउंट है वो भी
उसी का पार्ट बनेगा, क्योंकि हम उसे वो अमाउंट इसलिए दे रहे हैं, वो डिस्काउंट इसलिए दे रहे हैं बिकॉज वो हमारा एम्प्लॉय है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड ऑल इंक्लूसिव रेट अलाउइंग फॉर द बेसिक रेट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस इफ एनी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेज जो है वो एक सिंगल भी हो सकता है, ऑल इंक्लूसिव अमाउंट जो कि जिसमें सारी चीज आप कवर कर दो, बेसिक वेज भी कर दो, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी कर दो और वैल्यू ऑफ कंसेशनल गुड्स भी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि मिनिमम वेजेस में क्या क्या जुड़ेगा। फर्स्ट में हमने बता दिया बेसिक वेज प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, सेकंड में हमने बता दिया बेसिक वेज प्लस ऑप्शनल है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आप डालो नहीं डालो, प्लस वैल्यू ऑफ जो कि एसेंशियल आइटम्स आपने दी हैं, या फिर एक ऑल इंक्लूसिव वेज। ठीक है, तो ये 3 बता दिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 2 पे। द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशन रेट shall be computed by such authority as appropriate government may by notification appoint at such intervals and in accordance with such directions as may be specified or given by appropriate government from time to time। आई थिंक अभी हमें रट चुका है कि क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे और कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस कैसे कैलकुलेट होगी। वो ऐसे कैलकुलेट होगी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगा किसी किसी इंटरवल पर कि भाई अब ये कितना हो गया है। मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस किसी स्टेट का क्या है। वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होता है वो कहाँ से पता चलता है भाई, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही तो बताती है। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई अब ये हो गया है, हम कैसे उसे इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो ये आपको वहीं से पता चलेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, ये बस इतनी सी बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 8 प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। इन फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम or in revising minimum rate of wages under this code the appropriate government shall either, क्या कह रहा है ये भाई, प्रोसीजर बता रहे हैं ये फिक्स करने का और रिवाइज करने का मिनिमम वेजेस। तो फिक्स कब होगी है, फिक्स तो एक ही बार होगी, वो है हमारा फर्स्ट टाइम, और हर बार फिर रिवाइज ही होगी। देखो कोई चीज हमने पहले एक बार इंप्लीमेंट कर दी कि चलो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या है 5,000, उसके बाद अगर हमें उसमें ऑल्ट्रेशन करने हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, उसे रिवीजन ही तो बोला जाएगा। इसीलिए इन्होंने स्पेशली बोला फॉर द फर्स्ट टाइम और इन रिवाइजिंग। फिर फर्स्ट टाइम तो आपने कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसे करोगे तो वो न्यू थोड़ी होगा, वो तो फिर रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आप जब फिक्स कर रहे हो और रिवाइज कर रहे हो तो क्या होगा, अपॉइंट एज मेनी कमिटीज एज इट कंसिडर्स necessary to hold inquiries and recommend in respect of such fixation or revision। आपको क्या करना है, अपॉइंट करनी है, जितनी भी कमिटीज लगती हैं वो अपॉइंट हो जाएंगी यहाँ पर, जो क्या करेंगी, जो करेंगी होल्ड करेंगी इंक्वायरीज और रिकमेंड करेंगी कि कैसे फिक्स और रिवाइज होगा। ठीक है, बी बाय नोटिफिकेशन या फिर बाय नोटिफिकेशन, क्योंकि और लिखा है ए के बाद है हमारा और, बाय नोटिफिकेशन पब्लिश इट्स प्रपोजल, पब्लिश करेंगे प्रपोजल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्संस लाइकली टू बी इफेक्टेड देयर बाय एंड स्पेसिफाई अ डेट नॉट लेस देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑन विच द प्रपोजल्स शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये इन्होंने क्या कह दिया, बहुत सारी बात कह दी, शायद समझ नहीं आई, आ जाएगी। चलिए बी में कह रहे हैं, या तो ए में कह दिया था हमने कि कमिटी अपॉइंट करेगी जो कि इंक्वायरी होल्ड करेगी और रिकमेंड करेगी कि भाई क्या होना चाहिए, फिक्स क्या होना चाहिए, रिवीजन और फिक्स क्या करना चाहिए पहले हमें और रिवाइज क्या करना चाहिए मिनिमम रेट ऑफ वेज। बी में कह रहे हैं कि भाई आप नोटिफिकेशन से पब्लिश करोगे एक प्रपोजल उन लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन ऑफ पर्संस लाइकली टू बी इफेक्टेड देयर बाय, जो इफेक्ट होने हैं उन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब उन्हें पता चलना चाहिए कि भाई ये मिनिमम रेट ऑफ वेज हमारे लिए हो रहा है डिसाइड। ठीक है, तो उनके लिए आप एक प्रपोजल पब्लिश करोगे और स्पेसिफाई करोगे डेट नॉट लेस देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब मैं आज नोटिफिकेशन निकाल रही हूँ, गवर्नमेंट आज नोटिफिकेशन निकाल रही है, तो 2 महीने एटलीस्ट होने चाहिए जब से वो इम्प्लीमेंट होगा। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने आज निकाला कि भाई मैंने पब्लिश कर दिया प्रपोजल, ये मिनिमम रेट ऑफ वेजेस रहेंगे, और अब आप कल तक बता दो कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है, तो फिर कल तक कौन बता देगा एकदम 24 घंटे में। तो एटलीस्ट 2 महीने आपको देने पड़ेंगे कि भाई आज मार्च में मैं बात कर रही हूँ किसी भी डेट में, और कम से कम अप्रैल में, मतलब ऑब्वियसली ये 2 months प्रॉपर कैलकुलेट होंगे, 2 months भाई ये जून में 1 जून से इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, अब आप इतने बीच में अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है, कोई रिकमेंडेशन देनी है तो आप बता दो, अदरवाइज ये भाई 1 जून से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एटलीस्ट आपको 2 months तो देने ही है, उससे ज्यादा हो सकते हैं कि 6 महीने 1 साल, लेकिन 2 months एटलीस्ट होने चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2, एवरी कमिटी अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स, जो ऊपर हमने कमिटी बनाई थी उसमें कौन कौन लोग होंगे, रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स। भाई ऐसा नहीं है वो जो कमिटी बनी उसमें कौन लोग थे, उसमें भाई एक ही तरह के लोग हो गए और उन्होंने ही हाँ कह दी कि भाई एम्प्लॉयर्स के ही हो गए या एम्प्लॉयज़ के ही हो गए, नहीं। वहाँ पे वो जो कमिटी है उसमें जो लोग होंगे उनके बारे में बात हो रही है कि कौन कौन होंगे। सबसे पहले होंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर्स को, सेकंड होंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयज़ को, विच शैल बी इक्वल इन नंबर ऑफ मेंबर्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, क्लॉज ए में जो बताया जाएगा उस अकॉर्डिंग। और सी होंगे इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द कमिटी। क्या बात कर रहे हैं ये भाई, टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स आप लगा लो चलो 9 है, ठीक है 9 हो गए। तो इंडिपेंडेंट पर्सन कितने होने चाहिए, 1/3, 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 9 के 1/3 हो गए 3। तो इंडिपेंडेंट नंबर्स कितने हो गए, इंडिपेंडेंट मेंबर्स कितने हो गए, जो इंडिपेंडेंट है जिन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, ना तो वो एम्प्लॉयर है ना वो एम्प्लॉई है। क्यों, जिससे कि ये एक्चुअल में सही डिसीजन लिया जा सके। जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है उस डिसीजन से, वो पर्सन सबसे अच्छा डिसीजन ले पाएगा। इसलिए ले पाएगा क्योंकि वो सही तरीके से उस चीज को जज करेगा कि हाँ भाई ये चीज सही है, क्योंकि उसका ना तो उसमें हार्म हो रहा है और ना ही कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट मेंबर्स जरूरी होते हैं हर जगह, जिनका कोई भी रिलेशन ना हो उस डिसीजन से। जो फाइनल डिसीजन आ रहा है, जो फाइनल मिनिमम रेट आएगा वेज का, उससे उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हम इसलिए इंक्लूड करते हैं और वो हर जगह होने जरूरी हैं। तो ये है कि टोटल मेंबर्स 9 है, 9 का हो गया 1/3, तो कितना हुआ 3, मतलब 3 मेंबर्स हैं जो कि इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स होने चाहिए। और ऊपर हो गए रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज और रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज, जिसमें रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज वाले शैल बी इक्वल इन नंबर ऑफ मेंबर्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड सबसेक्शन क्या कह रहा है, आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 और एज द केस में बी all representations received by it before the date is specified in the notification under clause B of that subsection, the appropriate government shall by notification fix or as the case may be revise the minimum rate of wages, and unless such notification otherwise provides, it shall come into force on the expiry of 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। अब क्या कह रहा है, ये बड़ी सी बातें कह दी, लेकिन बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। बीच में तो वो नोटिफिकेशन की ही बातें होती हैं कि नोटिफिकेशन निकाल के ये कह दिया वो कह दिया। एक्चुअल में क्या बात है, आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, जो कि हमने ऊपर अपॉइंट करी थी, कमिटी अपॉइंट की थी हमने सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में, उसकी रिकमेंडेशन लेने के बाद और रिप्रेजेंटेशंस जो हमें कहाँ से रिसीव हुई, क्लॉज बी से हुई, वो सब लेने के बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर रही है, नोटिफिकेशन से फिक्स कर रही है या फिर जो रिवाइज कर रही है, मतलब या तो फिक्स कर रही थी या रिवाइज कर रही थी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, वो नोटिफिकेशन से फिक्स करेगी। अनलेस सच नोटिफिकेशन अदरवाइज प्रोवाइड्स, कुछ और नोटिफिकेशन ना आए, शैल कम इनटू फोर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। सिंपल सी बात है कि जो ये न्यू रेट्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे एप्लीकेबल होने आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। और कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट और कोई नोटिफिकेशन प्रोवाइड ना करे या कोई भी और रिप्रेजेंटेशन या कुछ और ना हो, तो 3 months, आफ्टर 3 months इस नोटिफिकेशन के वो जो रेट्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर सेपरेट डेट कहीं पे मेंशन होगी तो ऑब्वियसली उस सेपरेट डेट से होंगे, अदरवाइज 3 months के बाद वो एप्लीकेबल हो जाएंगे डेट, ठीक है। प्रोवाइडेड और पढ़ लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट वेयर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रपोजेस टू रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1, इट शैल ऑल्सो कंसल्ट कंसर्न्ड एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 42। अब इसमें ये हो सकता है कि अगर इसमें कुछ और रिवाइज करने की जरूरत पड़ गई ऊपर से, तो यहाँ पर ये कंसल्ट कर लेंगे एडवाइजरी बोर्ड से, जो कि कॉन्स्टिट्यूट होती है हमारी सेक्शन 42 में। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसेक्शन 4 पे, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू और रिवाइज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑर्डिनरीली एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 years। इसमें कह रहे हैं भाई एटलीस्ट वंस एवरी 5 year आपको रिव्यू और रिवाइज करने जरूरी हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, जिससे कि ऐसा ना हो कि वो आउट ऑफ डेट होते जाएं बिल्कुल ही वेजेस, क्योंकि 5 साल में तो ऑब्वियसली डिफरेंस आ ही जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग में आ जाएगा, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो आप रिव्यू और रिवाइज करते रहें एटलीस्ट एवरी 5 years। अगर एवरी 5 years नहीं कर रहे हैं आप, 1 year 2 year में कर रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन एटलीस्ट 5 years में आपको करना ही
बनाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 9, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स फ्लोर वेज। देखते हैं आज हम इसे कितना कंटिन्यू कर पाते हैं। विलिंग तो मेरी यही है कि हम इसे पूरा कंप्लीट कर दें सेक्शन 14 तक, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सीड होगा तो मुझे इसे ब्रेक देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स फ्लोर वेज, चलिए फिक्स कर रहे हैं यहाँ पे फ्लोर वेज। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल फिक्स फ्लोर वेज टेकिंग इनटू अकाउंट मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ अ वर्कर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट फ्लोर वेज मे बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। फ्लोर वेज की बात हो रही है, एक बेस वेज हमें यहाँ पे लेना है, जिस सेक्शन 9 की हम पीछे से बात करते आ रहे हैं कि इसको कंसिडर करके ही हमें सब जगह फिक्स करने हैं वेजेस, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे फ्लोर वेज कैसे फिक्स करेगी गवर्नमेंट, यहाँ पे कैसे फिक्स होंगे, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ अ वर्कर देखकर फिक्स होंगे, और डिफरेंट फ्लोर वेज ऑब्वियसली डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए सेट होगा। तो फ्लोर वेज बेसिकली ये क्या है, फ्लोर वेज ये वही बेसिक मिनिमम वेज है जो बेस्ड है कि व्हाट अ वर्कर नीड्स टू हैव, मतलब एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड के लिए मिनिमम क्या अमाउंट होनी चाहिए। दैट कवर्स फॉर एग्जांपल दैट कवर्स फूड, हाउसिंग, क्लोथ्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन। वो मिनिमम वेज की बात हो रही है, उस बेसिक मिनिमम वेज की बात हो रही है। फ्लोर वेज का मतलब वही बेसिक मिनिमम वेज है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो मेथड है फ्लोर वेज का वो वही होगा एज पर रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स जैसे प्रिस्क्राइब्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंट टाउन और डिफरेंट सिटीज को देख के कंसिडर किया जाएगा ये वेज। नेक्स्ट सबसेक्शन 2, द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6 shall not be less than the floor wage, and if minimum rate of wages fixed by appropriate government earlier is more than the floor wage, then appropriate government shall not reduce such minimum rate of wages fixed by it earlier। देखिए सेक्शन 6 में हम पीछे से पढ़ के आए थे, वहां पे हमने टाइम वर्क और पीस वर्क बेसिस की बात करी थी। तो यहाँ पे ये सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं कि अगर वहां पर वो जो वेज है वो लेस था, वो वेज फ्लोर वेज से लेस नहीं हो सकता। मतलब ये जो बेसिक वेज है, ये बेसिक वेज तो आपको पे करना ही करना है। अगर आपने वो टाइम बेस वाला जो है और पीस बेसिस का जो वेज है वो कम आ रहा है हमारे इस फ्लोर वेज से, तो फ्लोर वेज तो हमें एक्चुअल में ये बेसिक कंसिडर करना ही करना है, इससे कम नहीं हो सकता। और अगर इससे ज़्यादा हो गया है तो हम उसे रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिकली एम्प्लॉयज़ को सेव करने के लिए ये है कि अगर कहीं अमाउंट ज़्यादा हो गई है तो आप उसे लेस नहीं करोगे, और अगर कहीं लेस है तो कम से कम उसे बेसिक अमाउंट पे तो आप लाओ ही। मैक्सिमम तो आप कुछ भी पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मिनिमम की, कि मिनिमम इतना तो हमें देना ही है। नेक्स्ट आ जाता है सबसेक्शन 3, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर फिक्सिंग द फ्लोर वेज अंडर सबसेक्शन 1। ऊपर ये जो सबसेक्शन 1 है इसमें जब हम फ्लोर वेज फिक्स कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर रही है, तो वो ऑब्टेन करेगी एडवाइस ऑफ कौन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 42। ये जो सेक्शन 42 की बात हो रही है, सेक्शन 42 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बन रहा है, वहां से आप उनसे एडवाइस लोगे और कंसल्ट स्टेट गवर्नमेंट इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब आप वहां से सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से भी ले सकते हो एडवाइस, एंड कंसल्ट कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से भी, जैसे मैनर प्रिस्क्राइब हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 10, वेजेस ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे। ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। अगर कोई एम्प्लॉय लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे से काम करता है तो क्या, ठीक है। इफ एन एम्प्लॉय हुज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैज बीन फिक्स्ड अंडर दिस कोड, जिसकी मिनिमम वेज यहाँ पे इस कोड में फिक्स हुई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बाय द डे वर्क्स ऑन any day on which he was employed for a period of less than the requisite number of hours constituting a normal working day, he shall, save as otherwise hereinafter provided, be entitled to receive wages in respect of work done on that day as if he had worked for a full normal working day। क्या बात हो रही है, ऊपर तो कह रहे हैं कि लेस देन आपने काम किया है और फिर आपको पे किया जा रहा है फुल नॉर्मल वर्किंग डे से। किस वजह से, यहाँ पे एक बीच में लिखा है सेव एज अदरवाइज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, जो नीचे प्रोवाइड हुए हैं कुछ प्रोवाइडेड में आपको बताया गया है, अगर वो चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो अगर एक वर्कर ने जो नॉर्मल वर्किंग डे के लिए आवर्स बताए हुए हैं उससे कम उसने काम किया है तो भी उसको फुल वर्किंग डे के लिए अमाउंट मिल जाएगा। अगर किसी पर्सन ने
एक दिन में जितने हमने डेज डिफाइन करें, चलो फॉर एग्जाम्पल हमने 8 आवर्स डिफाइन कर दिए कि भाई नॉर्मल वर्किंग डे को हम जितने 8 आवर्स होते हैं उसे हम नॉर्मल वर्किंग डे कहते हैं एक दिन के लिए, ठीक है। एक दिन जो रहेगा हमारा वो 8 आवर्स का रहेगा। उसने क्या किया, उसने 6 घंटे काम किया, ठीक है। तो 6 घंटे काम किया, लेकिन ये वाली जो कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस है, वो उसने अगर सेटिस्फाई कर दिए तो भी उसे आप 8 घंटे के लिए ही पे करोगे। वो क्या है, प्रोवाइडेड दैट ही शेल नॉट बी एंटाइटल्ड, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन कर दिया प्रोवाइडेड दैट ही शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव वेजेस फॉर अ फुल नॉर्मल वर्किंग डे। हाँ, ये वाली अगर चीजें हैं तो नहीं किया जाएगा। अगर in any case where his failure to work is caused by his unwillingness to work and not by the omission of the employer to provide him with work। एंड क्या मतलब है, देखो चलो इसको समझते हैं। मैंने अभी 8 और 6 घंटे का एग्जाम्पल लिया, उसको ही समझेंगे। देखिए 8 घंटे का एक पूरा दिन था, वर्कर आया, हम उससे काम ही 6 घंटे का ले पाए। पूरा काम ही नहीं था एम्प्लॉयर के पास, पूरा दिन उसको समझ नहीं आया कि उस एम्प्लॉय से क्या काम ले। तो भाई मैं तो पूरे 8 घंटे हूँ ना आपके सामने, आपने मुझसे सिर्फ 6 घंटे का काम लिया, तो फिर मुझे पूरे 8 घंटे का पेमेंट मिलेगा, ये कंडीशन है, ठीक है। लेकिन ये तब नहीं होगा जब एम्प्लॉयर ने कहा भाई तुम्हें 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम था वहां पे, उसने कहा भाई मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो 6 घंटे काम करूंगा। 2 घंटे उसने जान के काम नहीं करा और उसे कोई समस्या नहीं थी, ठीक है। प्रूफ करके पता चल गया, उसने मना कर दिया और उसने सिर्फ 6 घंटे काम किया, तब नहीं उसे पूरा 8 घंटे का पेमेंट मिलेगा, तब तो वो 6 घंटे का ही मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई हम ऑफिस जा रहे हैं, अगर पूरे दिन काम नहीं है किसी के पास, हम तो पूरे दिन वहीं बैठे हैं, आप मुझे काम नहीं दे पाए, तो मुझे पेमेंट पूरे दिन का मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन सच अदर केसेस एंड सर्कमस्टांसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और अगर कोई और केसेस बताए गए हैं, स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब करे गए हैं, तो भी नहीं होगा, मतलब तो भी पेमेंट उसे पूरा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना कहा जा रहा है बस कि अगर एम्प्लॉयर के पास काम नहीं है पूरे दिन का, तब तो आप एम्प्लॉय को पूरा पे करोगे, और अगर एम्प्लॉय काम नहीं करना चाह रहा है तो उसे पूरा पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका उतना ही मिलेगा जितना उसने आवर्स काम किया, इतना है, सिंपल, ठीक है। तो लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इतना था। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 11, वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क। यहाँ पे क्या बात हो रही है, 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क, अलग अलग तरीके का काम। वेयर एन एम्प्लॉय डज 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क टू ईच ऑफ विच अ डिफरेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इज एप्लीकेबल, द एम्प्लॉयर शैल पे टू सच एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम respectively occupied in each such class of work wages at not less than the minimum rate in force in respect of each such class। क्या बात हो रही है भाई, एक पर्सन काम कर रहा है, उसके लिए जो हमने मिनिमम वेजेस फिक्स करे हैं वो टाइम रेट के हिसाब से फिक्स होते हैं और पीस के हिसाब से होते हैं। मतलब वो जो काम करता है वो 2 तरीके का काम करता है। 8 घंटे आता है, 8 घंटे में 4 घंटे वो एक तरह का काम करता है, 4 घंटे वो एक तरह का काम करता है। 4 घंटे जो वो एक तरह का काम करता है उसके लिए जो मिनिमम रेट डिसाइड है वो टाइम रेट के हिसाब से डिसाइड है, और जो दूसरे 4 घंटे वो काम करता है उसके लिए पीस रेट के हिसाब से डिसाइड है, ठीक है। तो आप कैसे उसे पे करोगे, जो मिनिमम रेट टाइम के हिसाब से सेट है वो मिल जाएगा, और जो पीस के हिसाब से सेट है वो मिल जाएगा, वो प्लस करके उसको पूरा मिनिमम रेट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये मिनिमम रेट की बात है, उसके साथ आप क्या एडिशन कर रहे हो वो कुछ भी हो सकते हैं, आप एडिशंस कितने भी कर दो, लेकिन मिनिमम मुझे कितना पे करना है, कम से कम कितना पे करना है। इस पूरे एक्ट का सारी ये है कि मुझे कम से कम तो ये पे करना ही करना है, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है। तो ये आप टाइम के हिसाब से प्लस पीस के हिसाब से आपने दोनों को ऐड करा और वो उसका मिनिमम रेट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क, वेयर अ पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क फॉर विच मिनिमम टाइम रेट and not a minimum piece rate has been fixed under this code, the employer shall pay to such person wages at not less than the minimum time rate। अब क्या हो रहा है भाई, देखो ऐसा है, मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क, आप कह रहे हो भाई टाइम के हिसाब से आपने अलग सेट किया हुआ है, पीस के हिसाब से आपने अलग रेट सेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 12 में कह रहे हैं मिनिमम टाइम रेट वेजेस फॉर पीस वर्क। आपने पीस वर्क के लिए मिनिमम टाइम वेजेस की बात हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि वेयर अ पर्सन इज एम्प्लॉयड ऑन पीस वर्क, हमने पीस वर्क पे किसी पर्सन को एम्प्लॉय करा, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, फॉर विच, लेकिन पीस वर्क पे मैंने तो उसे एम्प्लॉय कर लिया, लेकिन उस काम के लिए जो मिनिमम रेट फिक्स्ड है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से वो टाइम रेट के हिसाब से। तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भैया ये तो टाइम रेट के हिसाब से तो मैं आपको कुछ भी पे ना करूं, पीस के हिसाब से तो है ही नहीं, और पीस के हिसाब से चलो मेरी मर्जी मैं कुछ भी पे कर देता हूं, नहीं,
ऐसा नहीं है। अगर आपने पीस के बेसिस पे भी उसको एम्प्लॉय किया है तो आप उसे पेमेंट कैसे करोगे, जो टाइम रेट फिक्स्ड है एक्ट में उसके हिसाब से पे करोगे, मतलब अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। आपको एटलीस्ट उतना पे करना ही करना है जो कि लॉ में लिखा है, जो कि कोड में लिखा हुआ है। तो टाइम के हिसाब से आप उसे पे कर दोगे। आपने चाहे पीस के हिसाब से उसे एम्प्लॉय किया था, लेकिन आप उसे एज पर कोड एज पर लॉ टाइम के हिसाब से पे करोगे, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा कि भाई उसके हिसाब से तो उसमें तय है नहीं, तो चलो हम अपनी मर्जी से तुम्हें कुछ भी पे कर देते हैं। तो वो एक्सप्लॉयटेशन है, क्योंकि वर्कर को पता नहीं होगा कि मुझे कितना अमाउंट मिलना चाहिए, और यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज सेक्शन 13, फिक्सिंग आवर्स ऑफ वर्क फॉर नॉर्मल वर्किंग डे। अब यहाँ पे क्या है, हम आवर्स फिक्स कर रहे हैं, नॉर्मल वर्किंग डे किसे माना जाएगा। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था ना 8 घंटे, वो एक एग्जांपल था, ठीक है। हम नॉर्मल वर्किंग डे कितने आवर्स को मानते हैं, वेयर द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड अंडर दिस कोड, जहां पे मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इस कोड में फिक्स हुए हैं। ये बात इसलिए हो रही है कि अगर इस कोड में किसी एम्प्लॉयमेंट के मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स ही नहीं होते तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप हर जगह एप्लीकेबल कर दोगे इसको। The appropriate government may fix the number of hours of work which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specified intervals। इसमें क्या करेगी, appropriate government fix करेगी number of hours जिसको हम normal working day करेंगे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई इतने इंटरवल रहेंगे, 1 या फिर मोर स्पेसिफाइड इंटरवल्स कर देगी वो। प्रोवाइड फॉर अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ 7 डेज, हर 7 डेज के बीच में रेस्ट। आप लोग अक्सर कहते हो भाई छुट्टी किसने बताई, कहाँ डिफाइन करी, तो वो यहाँ पे डिफाइन है, विच शैल बी अलाउड टू ऑल एम्प्लॉइज, जो कि हर एम्प्लॉइज को होगी, और टू एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉइज, एंड फॉर द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेज ऑफ रेस्ट। क्या बता रहे हैं, प्रोवाइड फॉर अ डे ऑफ रेस्ट इन एवरी पीरियड ऑफ 7 डेज, हर 7 डेज के काम में एक रेस्ट देना है, विच शैल बी अलाउड टू ऑल एम्प्लॉयज, जो कि ऑल एम्प्लॉयज को देना है, और टू एनी स्पेसिफाइड, जो कि क्लास ऑफ एम्प्लॉयज है, एंड फॉर द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेज ऑफ रेस्ट। ये वही है जो हम हॉलीडेज के लिए भी पे करते हैं, मतलब हम सैलरी देते हैं तो वो 30 डेज की होती है, उसमें जो हमारे हॉलीडेज होते हैं, जो 5 संडेज होते हैं, या आपका कोई भी वीक ऑफ होता है वो भी इंक्लूडेड होता है, उस दिन की भी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि वो रेम्यूनरेशन भी यहाँ पे डिसाइड होगा, अदरवाइज वही वाली होगी तो जी 25 दिन की सैलरी मिलती है, ठीक है, और वो हॉलीडे की सैलरी नहीं मिल रही, तो वो रेस्ट का डे है और रेस्ट के डे में रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट एट अ रेट नॉट लेस देन द ओवर टाइम रेट। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रोवाइड फॉर पेमेंट फॉर वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट। अगर आपको संडे में बुला लिया, किसी हॉलीडे में बुला लिया, किसी वीक ऑफ में बुला लिया, जिस दिन हॉलीडे था, जिस दिन वो रेस्ट डे था, तो भाई आपको ना ओवर टाइम रेट से कम पैसा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ओवर टाइम का एक रेट सेट होगा, वो आपको मिलना चाहिए। 2. Subsection 2. The provisions of subsection 1 shall, in relation to the following class of employees, apply only to such extent and subject to such condition as may be prescribed. Namely, अब क्या हुआ भाई, देखो इन्होंने ना 3 4 5 कुछ एम्प्लॉयज बता दिए, इनमें ये जो ऊपर वाली कंडीशन है सबसेक्शन 1 वाली, जिसमें हमने रेस्ट डे की बात करी, हमने नंबर ऑफ आवर्स वाली बात करी, और हमने ओवर टाइम रेट की बात करी, ये जो ऊपर के 3 क्लॉजेस हमने बात करी, ये तीनों क्लॉजेस, इन पर, ये जो 5 की अब हम बात करेंगे, इन पर कुछ कंडीशंस के साथ अप्लाई होंगे, हमेशा से नहीं हो, पूरे नहीं हो जाएंगे। क्यों नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ की हम बात करने वाले हैं ये कुछ इमरजेंसी वाले हैं, और इमरजेंसी वाले लोगों में हम ना तो रेस्ट दे पाएंगे उतना, ना ही उस हिसाब से रेम्यूनरेशन पे होगा, तो उनके लिए अलग से कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई हो जाएंगी। कौन कौन है वो, एम्प्लॉयज इंगेज्ड इन एनी इमरजेंसी विच कुड नॉट हैव बीन फोरसीन और प्रिवेंटेड। किसी इमरजेंसी में अगर कोई एम्प्लॉय हुआ है तो एम्प्लॉयज इंगेज्ड इन वर्क ऑफ द नेचर ऑफ प्रिपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री वर्क विच मस्ट necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned। अगर किसी ऐसे काम के लिए जो कि प्रिपरेटरी है, कॉम्प्लीमेंट्री है किसी वर्क के लिए, जो कि अलग से होना ज़रूरी है, तो उसमें ये रेस्ट, रेम्यूनरेशन, ओवर टाइम, इसके लिए आपको अलग से रूल्स बताए जाएंगे, ठीक है। वो एज इट इज एप्लीकेबल नहीं हो जाएंगे कि आप कहने लगो कि भाई कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, स्पेशल है, स्पेसिफिक केस है, जिसमें आप ये एकदम कहने लगो कि नहीं यार मुझे तो रेस्ट मिलना चाहिए, देखो वहाँ लॉ में लिखा हुआ है ना, मुझे तो 7 दिन में रेस्ट चाहिए,
लेकिन ये तो काम ही स्पेसिफिक है ना, हो सकता है आपको इसका कुछ अलग एक्स्ट्रा पे हो सकता है इसके लिए आपको कोई और कंडीशंस स्पेसिफाई हो, ठीक है। एम्प्लॉइज हुज एम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियली इंटरमिटेंट। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन एनी वर्क विच फॉर टेक्निकल रीजंस हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर द ड्यूटी इज ओवर। टेक्निकल रीजंस की वजह से ड्यूटी ओवर होने से पहले ये काम होना है तो हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, हमें जल्दी उस काम को करना पड़ेगा, वीक डेज में भी करना पड़ेगा, रेस्ट डेज में करना पड़ेगा। एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन अ वर्क विच कुड नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट टाइम्स डिपेंडेंट ऑन द इरेगुलर एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस की वजह से हमें कोई काम करना पड़ गया इमरजेंसी में, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। थर्ड सबसेक्शन, फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2, ऊपर वाला जो भी हमने डिस्कस करा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इज एसेंशियली इंटरमिटेंट व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड टू बी सो बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड दैट द डेली आवर्स ऑफ ड्यूटी of the employee, or if there be no daily hours of duty as such for the employee, the hours of duty normally include periods of inaction during which the employee may be on duty but is not called upon to display either physical activity or sustained intention। क्या बात हो रही है? तो चलिए हमें इसमें इंटरमिटेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, तभी ये पॉइंट हमें ठीक से समझ में आएगा। तो चलिए इंटरमिटेंट का यहाँ पे क्या मतलब है। एसेंशियली इंटरमिटेंट वर्कर्स विद इंटरमिटेंट जॉब्स, मतलब वो एम्प्लॉय जो नेचुरली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप देखोगे हाँ वो ऑन ड्यूटी है लेकिन उनके ना बहुत लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स हैं, उस ड्यूरेशन में मे बी वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो ऑन ड्यूटी है बट एक्टिव नहीं है होल टाइम, ठीक है, हो सकता है जैसे बहुत देर देर तक वेटिंग पीरियड, मैंने कहा ये सिक्योरिटी गार्ड है, वो बैठे हुए हैं बहुत देर तक, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, किसी ऐसी पोजीशन प्लेस पर जहाँ पे उनका बस ये रोल है कि ही इज सिटिंग, उनके पास वैसे कोई काम नहीं है कि कोई नोट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लो है लोगों का तो गेट पे नोट कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो लॉन्ग वेटिंग पीरियड है, बहुत देर तक ड्यूटी पे हैं लेकिन एक वेटिंग टाइम है, वहाँ पे एक्चुअल हो सकता है कि आप वर्क नहीं कर रहे हो कुछ भी। तो चलिए इसे दोबारा पढ़ते हैं तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2, employment of an employee is essentially intermittent when it is declared to be so by the appropriate government on the ground that the daily hours of duty। देखिए इंटरमिटेंट कब कहलाएगी, मैंने वो एग्जाम्पल दिया आपको एक सिक्योरिटी गार्ड का, ऐसा नहीं है कि सब सिक्योरिटी गार्ड को आप इंटरमिटेंट ही बोल दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी, डिक्लेयर करेगी कि ये इंटरमिटेंट है, ठीक है, ये जो जॉब है इस वक्त ये इंटरमिटेंट है, एसेंशियली इंटरमिटेंट है, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड टू बी सो बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड that the daily hours of duty of the employee, or if there be no daily hours of duty as such for the employee, daily hours नहीं होंगे या daily hours हैं, the hours of duty normally include periods of inaction। यही बात हो रही है, periods of inaction है, जिस वक्त आपको वहां पर वो पीरियड ऑफ इनएक्शन है, मतलब आप कुछ काम नहीं एक्चुअल में कर रहे हो लेकिन वहां पर हो, ठीक है, ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉय मे बी ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पे है बट इज नॉट कॉल्ड अपॉन टू डिस्प्ले ईदर फिजिकल एक्टिविटी और सस्टेन्ड अटेंशन, मतलब आपकी अटेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, जैसे यस सिक्योरिटी गार्ड बहुत बहुत घंटे तक एक जगह बैठे रहते हैं और ऑब्वियसली वो अपना काम कर रहे हैं, उनका वर्क ही वही है, प्रोफाइल ही वही है, तो ऐसे ही प्रोफाइल को हम एसेंशियली इंटरमिटेंट कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी कि ये जो ड्यूटी है ये है इंटरमिटेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेक्शन 14 डिस्कस, वेजेस फॉर ओवरटाइम वर्क। Where an employee whose minimum rate of wages has been fixed under this code by the hour, यहाँ से पढ़ते हैं, वेजेस हम बात कर रहे हैं ओवर टाइम वर्क की, ठीक है, तो अगर कोई एम्प्लॉय जिसके मिनिमम रेट ऑफ वेजेस यहाँ पे फिक्स हुए हैं इस कोड में, आर से, डे से और बाय सच अ लॉन्गर वेज पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो भी वेज पीरियड प्रिस्क्राइब हुआ है, वर्क्स ऑन एनी डे इन एक्सेस, वर्क करता है ऑन एनी डे इन एक्सेस ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ नॉर्मल वर्किंग डे, अगर उसने क्या करा, जो डिसाइड हुए थे डे उससे ज्यादा काम कर रहा है, जो कि नॉर्मल वर्किंग डे डिसाइड हुआ था उससे वो ज्यादा काम कर रहा है, द एम्प्लॉयर शैल पे हिम फॉर एवरी आवर, हर आवर के लिए एम्प्लॉयर पे करेगा, और फॉर पार्ट ऑफ एन आवर सो वर्कड इन एक्सेस, और जो एक्सेस में आर उसने वर्क किया है एट द ओवर टाइम रेट विच शैल नॉट बी लेस देन ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, जो आपके नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस हैं उससे ट्वाइस आप रेट पे करोगे, उसे हम ओवर टाइम रेट कहेंगे, ठीक है। तो आई होप सो दिस वाज क्लियर, और यहाँ पे हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया, हेल्पफुल है मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे चैप्टर 3, इसमें चैप्टर 3 पेमेंट ऑफ वेजेस,
और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट स्टार्ट होने वाला है 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप में, वहाँ पे भी ज़रूर आएँ, मिनिमम वेजेस एक्ट भी देखें। तो चैप्टर 3 में है पेमेंट ऑफ वेजेस, जिसमें सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 25 तक है। होप सो देखते हैं, ये एक सेशन में होता है, 2 सेशन में होता है, थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है। आई होप सो हेल्पफुल है मुझे ज़रूर बताएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।